पाकिस्तानियों, मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। बड़े हमें डराते हैं जी, जेलों में डाल देंगे, हर दूसरे दिन जी फलाने को जेल में डाल देंगे या इमरान खान को। हमें जेलों में डालने से ना डराओ, अभी तो मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूँ। एक टेप बना के रखी हुई है, जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे। अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है, लेकिन वो 4 लोगों को मेरी कौम माफ नहीं करेगी। सब तैयारी कर लो। ये समझ रहे हैं इनका प्लान बना हुआ है, जिस तरह इन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ सुन लो, तुम जो भी तैयारी कर रहे हो, कप्तान उससे ज्यादा बेहतर तैयारी कर रहा है। उसमें इस्लामाबाद के ऊपर मार्च तो उसका एक हिस्सा है। जो कप्तान प्लान बना रहा है, जो भी प्लानिंग कर रहे हो, वो फेल हो जाएगी। तुम नहीं रोक सकते, आप इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जैगम खान साहब, सलमान आबिद साहब और इस्माइल कासिम साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, गवर्नमेंट और PTI के दरमियान कानूनी और सियासी महाज पर जंग जारी है। लॉन्ग मार्च से पहले तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी शिकंजा मजीद सख्त किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ साबिक PTI काबीना को नैब तलबी के नोटिस जारी हुए। आज फॉरेन फंडिंग केस में PTI के कई रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए। सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी और हामिद जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके साथ साथ साइफर के बाद हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक इमरान खान की मुबैना ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई है। ताहम PTI ने इस ऑडियो को जाली करार दे दिया है। लॉन्ग मार्च कब करना है, इस हवाले से इमरान खान ने अभी तक अपना प्लान खुफिया रखा है, लेकिन आज उन्होंने मियाँ वाली जलसे में जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी एक्टिव है। इस्लामाबाद को नो गो एरिया में तब्दील किया जा रहा है और लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला भी सामने आ रहा है। और ये भी इत्तलात हैं कि इमरान खान को बनी गाला में नज़रबंद भी किया जा सकता है। इसी मुनासबत से आज हमारा पहला और बड़ा सवाल होगा। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, बयानबाजी का सिलसिला भी उरूज पर है। साइफर के बाद अब हॉर्स ट्रेडिंग की मुबैना ऑडियोज़ और जो ऑडियोज़ आ रही हैं वो भी इंकशाफात से भरी हुई हैं। और ये लॉन्ग मार्च को लेकर जिस तरह इमरान खान साहब काफ़ी उनके अपने प्लान्स हैं, राना सनाउल्लाह के अपने प्लान्स हैं। अब इस सारी सिचुएशन में क्या मुल्क मज़ीद इंतशार और तसादुम का मुतहम्मिल हो सकता है? जी हाँ, जो जिस तरीके से तपिश बढ़ रही है, जिस तरीके से मोबिलाइजेशन की तैयारियां हो रही हैं, जिस तरीके से मनसूबाबंदी हो रही है हुकूमती हलकों में भी और साथ में अपोजिशन खास तौर पर PTI, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्लैश तो राइटिंग्स ऑन द वॉल है, वो तो नविश्ता दीवार है कि क्लैश होगा। अब अगर आप इस पे तायराना नजर डालें कि पहले ऐसे मामलात में जो कसीर तादाद में लोग मार्च किया करते थे, चाहे वो मिलियन मार्च हो 1996 की या कौसर न्याजी की 70 की दिहाई में मार्च हो या इस्लामाबाद में और जितनी भी बड़ी मार्च हैं, अगर उस पर नजर डाला जाए तो उसमें हुकूमती हलकों की तरफ से जब एक्शन लिया जाता है तो जाहिर है नुकसान होता है, जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। और वो आपके सवाल का जवाब कि उसमें मुल्क की कोई बेहतरी तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे मुल्क में वतन अजीज में सियासत में तशद्दुद तो एक आम सा उनसर है, खास तौर पर जहां इस किस्म की सफबंदियां हो जाएं हुकूमत की तरफ से। और PTI जैसे इस मामले में इमरान खान ने अपना अनाउंस किया है, तो वो तो एक मामला ऐसा सामने आ रहा है कि इसमें तशवीश बढ़ती जा रही है और तशवीश किन लोगों की बढ़ रही है, इस मुल्क के आम बासियों की तशवीश बढ़ रही है। जो तो हार्डकोर सियासी कारकुन है वो तो चाहे हुक एंड क्रुक चाहे जो भी हो वो तो साथ देंगे, लेकिन जो जिन्हें बैलेंस कर जी ये है कि किस हद तक इस तशद्दुद को मुल्क बर्दाश्त हो सकता है। देखिए, सियासत में हम ले आएंगे जिहाद, सियासत में अगर हम करना शुरू करेंगे तो इस पर मुझे बड़ी रिजर्वेशन है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो हमने जब से अफगान वार शुरू हुई
और उसके बाद से जो हमने रेडिकलाइज कर दिया है अपने नौजवानों ने मिल्लत को, खासतौर पे चंद हल्कों के, तो उसके बाद अगर हम ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे सियासत में तो लोगों का जोश और जज्बा फिर जहाद की तरफ जाके बढ़ जाएगा और वो एक कोई खास, वो एक अच्छा शगुन नहीं होगा। और दुनिया इस पे नजर रखी हुई है। आपने दूसरा अपने बयानिए में बताया कि ये जो ऑडियो लीक का सिलसिला है, देखिए सफीर जितने भी हमारे मुल्क में हैं, आज उन्होंने अपने अपने मुल्कों को केबल भेजा होगा, जिसे आप साइफर हम कहते हैं या जिसे हम टेलीग्राम कहते हैं हमारे फॉरेन ऑफिस में, उन्होंने भेजा होगा कि अब यहाँ जो है ऑडियो लीक यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग, अब जब तक वो उसकी कंफर्मेशन हो, उसका यकीनन को चाहिए कि फिर फौर उसकी फोरेंसिक कराई जाए, न सिर्फ मुल्क में, क्योंकि अगर मुल्क में कराई गई तो जाहिर है पीटीआई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसको बाहर के किसी ऑथेंटिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन से भी उसको कराई जाए ताकि, लेकिन जो इंटरनेशनली इसका नुकसान है वो यही है कि जमहूरियत में यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है, जमहूरियत में यहाँ जो है वो अनफेयर मीन्स भी चलते हैं और जमहूरियत यहाँ पराए नाम है और दस्तूर यहाँ दस्तूर पर अमल नहीं होता है, ये तासुर मिलेगा। नुकसान के बारे में तो मैंने बता दिया, आगे चल के आपको। बिल्कुल जी। ज़ैगम खान साहब, अभी वैसे मैं टिकर देख रही हूँ, एक और ऑडियो की भी टिकर चल रहे हैं साइफर से मुतालिक। इमरान खान साहब की पार्ट 3 के नाम से एक ऑडियो लीक की भी अभी खबरें आ रही हैं जो कि अभी कंफर्म नहीं है। ज़ैगम खान साहब, अब ये उन्होंने कहा जेल भरो तहरीक शुरू करने का मैं जा रहा हूँ, इमरान खान साहब ये कहते हैं, जबकि ये इत्तलात भी हैं कि इमरान खान को बनी गाला में नज़रबंद भी किया जा सकता है। हम बार बार अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि सैलाब ज़दगान को हम भूल गए हैं। इमरान खान साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, गवर्नमेंट की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो मुल्क को कौम का सोचें, लेकिन दोनों तरफ से कोई नरम रवैया नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हालात ख़राब हो रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या हमारा मुल्क इस तरह के इंतशार का मुतहम्मिल हो सकता है? दुआ साहिबा, गरीबों का तो हमारी अशराफिया ने, हमारी अपर क्लासेस ने, हमारी मिडिल क्लास ने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे सियासतदानों ने उनका सोचा ही कब है। अगर सैलाब में फंसे हुए जो गरीब लोग हैं, ये पहला सैलाब तो नहीं है, उन पर तो बहुत से सैलाब गुजर रहे हैं। ये 50% आबादी ऐसी है जो गैर तालीम याफ्ता भी है, जिनको कोई सहूलतें भी मैसर नहीं है, सेहत भी मैसर नहीं है। इनका सोचना तो बहुत दूर की बात है। दोनों तरफ कुछ नहीं सोचा जा रहा और इक़्तिदार की एक रस्सा कशी वो इस वक्त चल रही है। और इमरान खान प्लान कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद पर यलगार करें और इस तरह की यलगार करें कि वो हुकूमत पलट के रख दें। ज़ाहिर है आईनी तौर पर उनको ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। डॉक्टर जमील साहब ने भी हमें याद दिलाया कि बड़े बड़े लॉन्ग मार्चेस होते थे। देखिए मार्चेस अभी भी हो रहे हैं। इमरान खान जगह जगह बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा जलसे किए हैं उन्होंने, कोई उनको रोक नहीं सकता और कोई रोकने वाला नहीं है। और इस्लामाबाद में भी वो उन्होंने जलसे किए हैं, फिर भी कर सकते हैं। मसला ये है कि 2013 में ये जो धरना टेक्नोलॉजी ईजाद हुई, जिसका तरीका वारदात ये है कि चंद हजार लोग आकर इस्लामाबाद का मुहासरा करें और इस्लामाबाद की किसी अहम जगह, कोई नर्व सेंटर, वहाँ से रियासत को गर्दन से पकड़ लें और पूरे मुल्क को मफलूज कर दें। उस तरीके से होता था जिस तरह पुराने ज़माने में जंगें होती थी कि चंद हजार लोग निकलते थे और आकर सीधा कैपिटल पर यलगार करके पूरी हुकूमत को उलट देते थे। आप ज़रा पढ़ेंगे कि इसी तरीके से सऊदी अरब में जो इस वक्त का शाही ख़ानदान है, उन्होंने जद्दा पर कब्ज़ा करके हुकूमत पे कब्ज़ा किया था जी। वही कुछ इमरान खान करना चाह रहे हैं और हुकूमत ज़ाहिर है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। बात तो ये होनी चाहिए थी कि इस वक्त किसी तरह के डायलॉग चलते, इस वक्त जिन मसाइल की तरफ आपने इशारा किया है उनकी बात होती। इलेक्शन में अगर टाइम पर भी इलेक्शन हो तो उसमें देर ही कितनी रह गई है, चंद महीने ही है ना जी, 1 साल भी अब पूरा नहीं रह गया। और इमरान खान अगर पॉपुलर हैं तो उस इलेक्शन में वो अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा लेंगे, लेकिन इमरान खान के सर पर एक अहम तैनाती का जिन सवार है। वो चाहते हैं कि इस हुकूमत का जो एक आईनी अख्तियार है एक तैनाती करने का, उसको वो इस्तेमाल ना करने पाए, क्योंकि उनके ख्याल में वो तैनाती उनके सियासी मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकती है। और उन्होंने माजी में जिस तरह की प्लानिंग बनाई थी एक अथॉरिटेरियन सिस्टम की, वो चलती दिखाई नहीं दे रही। और इसमें दूसरा जो एक नापसंदीदा पहलू ये है, जो फिर आपने इंट्रो में बताया
कि हुकूमत भी उसी तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है जिस तरह ये बहुत पहले किया करती थी 2008 से पहले, या जिस तरह पिछले 4 साल में इमरान खान की पीटीआई हुकूमत ने की कि वो पकड़ धकड़ना, उन पे केसेस करना, हैरेस करना। हम ऐसे सियासी कल्चर की तरफ जा रहे हैं जिसपे ना तो हमें माशी फायदा होगा, ना हमें माशरती फायदा होगा, और ना ही कोई सियासी तौर पर एट द एंड ऑफ द डे फायदा उठाएगा। हमारी जमहूरियत भी नुकसान में जाएगी। जी सलमान आबिद साहब, ये सियासी कल्चर वाकई ये तो इंतकामी सियासत का एक रवाज है। जो इमरान खान साहब ने इनके साथ किया, ये उनके साथ करें, जो ये पहले करते आए। मतलब अगर आप बहुत पीछे ना भी जाएं, 10 सालों का ही मुवाजना कर लें, 12 सालों का, तो हमारी सियासत में यही कल्चर देखने में है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, आप देखें, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, आधे से ज़्यादा मुल्क आपका सैलाब में डूबा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पास खाने पीने को मुकम्मल उस तरह की चीज़ें नहीं है, और हम लोग जो मिडिल क्लास तबका है वो भी इन चीज़ों से महरूम है। तो बजाय इसके कि ये सारे एक टेबल पर बैठे हैं, बातचीत करें, मुल्क को आगे बढ़ाएं, ये तो मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो क्या हालात देख रहे हैं आप? देखिए, बात यह है, जो बात अभी जमील खान साहब ने की और जैगम ने की, मैं उसको इंडोर्स करते हुए थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सियासत और जमहूरियत जो है ना, वो आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करती है, पीछे की तरफ नहीं धकेलती। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी सियासत और जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ने की बजाय हमें पीछे की तरफ वापस लेके जाती है। फिर 80 और 90 की दिहाई में लेके जाती है, जहां एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स होती थी। और ये आप याद रखिए कि जो आप कह रही है ना कि रियासत का मफाद, आवाम का मफाद, माशरे का मफाद, ये अब हमें किताबों में बहुत अच्छी बातें लगती हैं। ये जो हमारी रूलिंग एलीट है ना, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट को बेस करके पॉलिटिक्स करती है। इसके सामने बुनियादी तरजीह अपने ज़ाती मफादात, अपने ख़ानदानी मफादात, अपने जमाती मफादात हैं या दोस्तों के मफादात हैं। ये आम आदमी के बारे में नहीं सोचती, जैसे जैगम ने कहा है। एक बात, ये हमारी पॉलिटिक्स बहुत खौफनाक किस्म की, जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ चल रही है। पैसों की बुनियाद पे तो सियासत हो रही है। जो जितना पैसा है, जो जितना बड़ा इन्वेस्टर है, वो पॉलिटिकल पार्टी में उतना बड़ा रोल लेके आता है। इसलिए ये सारी जमहूरियत जिसको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बड़े क्रिटिकल सवालात हैं। और पूरी दुनिया में नॉम चॉम्स्की तो कहता है ना, कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी के जो ये मॉडल है, पैसा इन्वेस्ट करो और अपनी मर्जी के फैसले करो। वो हिंदुस्तान की जमहूरियत हो, वो पाकिस्तान की, जहां भी जाएंगे आपको पैसे की डोमिनेशन नजर आएगी। एक बात तो ये। अब अभी इन्होंने कहा कि 2014 में धरना हुआ था। हमने तो माजी में नवाज शरीफ साहब के भी लॉन्ग मार्च देखे हैं, हमने तो माजी में बेनजीर भुट्टो के भी लॉन्ग मार्च देखे हैं। उस वक्त भी यही ख्याल था कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं जत्था लेके चढ़ाई करने के लिए और हुकूमत गिराने के लिए। वो कामयाब होते थे, नाकाम होते थे, अलग बहस में नहीं जाते। लेकिन जितनी भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, ये उन्हीं धरनों की, उन्हीं लॉन्ग मार्च की नतीजा है ना। कोई इमरान खान ने कोई अनोखा काम नहीं किया पाकिस्तान के अंदर, ये काम हमारी सियासत के अंदर पहले से मौजूद थे। आप देखिए ना, नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बेनजीर के खिलाफ क्या कुछ नहीं करते रहे, साजिशें करते थे। और इसी तरीके से इमरान खान साहब से तवक्कुआत बहुत थी। देखिए, तवक्कुआत तो हमें नवाज शरीफ साहब से भी बहुत थी जब वो 2/3 मेजॉरिटी लेके आए थे। आजमाए हुए लोग हैं। नहीं, आजमाए हुए तो आप इमरान खान को आजमा रहे हैं ना, उनकी गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं ना, उन पर तनकीद कर रहे हैं ना। लेकिन ये ना कहें कि चीजें कोई इमरान खान के दौर से शुरू हुई हैं। मेरा सिर्फ इतराज ये होता है जब हम चीजों को एक खास एंगल में लाके देखते हैं कि शायद इमरान खान में हुई है गिरफ्तारियां, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये सब चीजें चली आ रही है ना। अब सवाल सिर्फ ये है कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। आगे बढ़ने का रास्ता ये तो नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ कसमें खा के कहे कि इमरान खान झूठा शख्स है, मैं कसम खा रहा हूं। राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, भाई जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लगता यह है कि जैसे कोई गुस्सा है उनको किसी बात के ऊपर। और बार बार राना सनाउल्लाह साहब जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मरियम इस्तेमाल करती हैं, हम तो गालियां निकालते हैं कि इमरान खान की लैंग्वेज ठीक नहीं है। भाई इनकी लैंग्वेज का भी पोस्टमार्टम कर लेना जरा कि वो किस तरह नहीं। तो फिर सवाल ये है, फिर वो जो आप कह रही है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो कैसे आएगी? ये कैसे बैठेंगे? ये नहीं बैठेंगे। और मैं बार बार ये प्रोग्रामों में कहता हूं, ये उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक आपकी थर्ड कुव्वत जो है, थर्ड फोर्स, चाहे उसको आप एस्टेब्लिशमेंट कहें, चाहे जुडिशरी कहें, जब तक वो इनको किसी ट्रैक के ऊपर नहीं लाएंगे। ये अपने हाथ से, अपने फैसलों से बैठने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बदकिस्मती ये है कि जो सियासी इख्तिलाफ हैं, जो सियासी ताफुजात हैं, वो यहाँ पर सियासी दुश्मनियों में बदल गए हैं। और इतनी दुश्मनियों में बदल गए हैं कि वो कहते हैं जी इसको बाहर निकालो और इसको निकालो। फिर आप देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल इमरान खान ने भी किया। इमरान खान के निजाम को हम कहते हैं, लेकिन ये जो आज का इस वक्त का हाइब्रिड निजाम है, ये भी कैसे आया है? ये भी सबको पता है किसकी मदद से आया है, कौन लाया है, किसमें किस। अभी 3 दिन पहले पोस्टमार्टम किया है जावेद लतीफ ने एक टीवी चैनल पे बैठ के। हम तो इख्तिदार में आना ही नहीं चाहते थे, हमें तो जबरदस्ती लाके बिठा दिया गया है। भाई ये जबरदस्ती किसने लाके आपको बिठाया है? तो इसलिए सवाल ये है कि अगर आपने आगे बढ़ना है
तो आपके सारे स्टेक होल्डर को बैठना होगा, एक नया रोड मैप तलाश करना होगा, एक नया वे आउट तलाश करना होगा, आवाम के इंटरेस्ट को देखना होगा, वरना ये जाती लड़ाइयों के अंदर जो उलझी सियासत है, इससे ना कोई सियासत की खिदमत होनी है, ना इससे पाकिस्तान की जमहूरियत की कोई खिदमत होनी है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू जी। इस्माइल कासिम साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्हें 4 अफराद हैं जो कत्ल करना चाहते हैं, इस तरह के बयानात, ये भी खबरें आ रही हैं कि बनी गाला में उनको नज़रबंद किया जा सकता है। अब लॉन्ग मार्च की वो भी कह रहे हैं बड़े खुफिया प्लान हैं, दोनों तरफ से हीट है। आप क्या देख रहे हैं, मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे? बहुत शुक्रिया दुआ। मुल्की हालात मेरा ख्याल है जिस तरफ जा रहे हैं, शायद हिस्ट्री इज़ अबाउट टू बी रिटन। अब तक का जितना हमने मुतालिया पाकिस्तान की किताबें पढ़ी, उसमें एक नया चैप्टर ऐड होगा और वो ये वाला चैप्टर होगा। कौन विक्टोरियस आता है, किसके फ़ायदे में होता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। उसके बारे में आप कुछ गारंटी नहीं कर सकते कि खान साहब की लॉन्ग मार्च आया कामयाब होगी, या जो आगे से मौजूदा हुकूमत है वो दोबारा से आगे से एग्रेसिव पॉलिसी अपनाएगी, तो वो उसका भी कुछ भी नहीं आप गारंटी कर सकते। बट ये एक चीज़ की आप गारंटी कर सकते हैं कि इंस्टेबिलिटी जो है मुल्क की, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, सोशली हो या मॉरल ग्राउंड्स पे हो, वो और ज़्यादा एग्रीवेट होगी, हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे। बदकिस्मती से हमने जो हमारी सियासत है वो चली ही इस तरह है, जैसे अभी बाकी एनालिस्ट ने जो बात की वो यही है, हमने बनाए ट्रेंड सेट किए हुए हैं। चाहे हम अयूब खान का दौर देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का देखें, आज़ादी मार्च की बात करें, 2019 साहब की जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की मार्च थी, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की महंगाई मार्च थी। तो ये सारा कुछ तो ट्रेंड होता है, वो कितने सक्सेसफुल होते हैं वो नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन जो इमरान खान साहब की 2014 वाला 126 दिन का सेटन था, आया वो नहीं, उस टाइम लगा कि शायद मोमेंटरीली उसके अंदर वो कामयाबी नहीं मिली, बट देन अगेन उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। तो इमरान खान साहब तो यहाँ पे डू और डाई सिचुएशन लेके चल रहे हैं, वो तो इनकलाब की बातें कर रहे हैं, वीडियो मैसेजेस की बातें कर रहे हैं। आज भी जो वो कह रहे हैं जाके कि जो जेल के अंदर एक नई तहरीक चलाई है, जेल भरो तहरीक, तो ये वाली सारी वो बातें हैं जो कि हम नहीं सुनते। खान साहब के लिए है आइदर आई विन और आई डाई ट्राइंग, सिंपल सा एक एजेंडा जो कि उनका नजर आता है। जो बाकी उनकी पार्टी के लोग हैं वो शायद कहीं पर डिफेंसिव होना चाहते हैं, खान साहब नहीं होना चाहते, बट देन अगेन उनको आईनी हक फराहम किया गया, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो आपके पास के प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने दिया हुआ है। तो इट्स नॉट समथिंग कि खान साहब कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड करने जा रहे हैं। अगर चीज़ें लानी है, अमेंडमेंट्स लानी है, तो फिर अपने कानून के अंदर लेके, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके उनके ऊपर डिबेट कर लें। बट डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए जो प्रेजेंटली उनको आइटम्स दिए गए हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो तो उन्हीं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के लिए ये फेवरेबल नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारी सिचुएशन पाक के लिए फेवरेबल नहीं है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सोचना चाहिए। वही बात जो कि एक्सपर्ट्स ये कह भी रहे थे कि ये किताबी बातें हैं, लेकिन वो करना चाहिए जो कौम के रियासत के मफाद में हो। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। इमरान खान साहब ने तंज़ किया नवाज शरीफ की वापसी को लेकर कि वो भरपूर इस्तकबाल करेंगे। हम सवाल ये रखेंगे, नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी इमरान खान के होते हुए कितना बड़ा चैलेंज है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, लंदन आजकल PMLN की सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना है। मरीम नवाज़ भी लंदन पहुंच चुकी हैं। उनके पहुंचते ही वहां भरपूर सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो गई और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं और कारकुनों को इस्तकबाल की तैयारियों की हिदायत कर दी गई है। नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी से मुतल्लिक इमरान खान साहब ने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने तंज़ किया कि नवाज शरीफ वापस आने दो, उन्हें ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि वो पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। इसी मुतल्लिक हमारा सवाल। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि अभी एक ब्रेकिंग भी आई जिसमें साइफर के हवाले से एक और ऑडियो सामने आई, जिससे लगता है कि इमरान खान साहब के लिए भी ज़ाहिर है मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब जिस तरह का नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक इमरान खान साहब ने रद्द-ए-अमल दिया, कितना बड़ा चैलेंज है आप समझते हैं इमरान खान साहब के होते हुए PMLN के लिए? देखिए, एक तो मैं पहले वजाहत कर दूं, अगर पाकिस्तानी सियासत ने इन ऑडियोज़ के ऊपर चलना है तो इस मुल्क की सियासत का अल्लाह ही हाफिज़ है, ये मैं आपको बता दूं। ना इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है, इसको सिर्फ हमने सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है, हुकूमत ने भी, अपोजिशन ने भी, बाकी सब ने, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूँ। अब देखिए, नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो तो अब हमें नज़र भी आ रही है, क्योंकि इसहाक डार साहब भी आ गए हैं, तो बहुत से मामलात में लग रहा है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर कुछ तय तो हुआ है। एक बात। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी पहले भी हुई थी एक बार, और जो अवाम थे या मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे, हत्ता तक कि उनके भाई
वो एयरपोर्ट का रास्ता इख्तियार करने की बजाय किसी और रास्ते पे चले पड़े थे उनका इस्तेकबाल करने के लिए। उनको लगा कि शायद वो लाहौर एयरपोर्ट पे नहीं उतरेंगे, मुगलपुरा के एयरपोर्ट है कोई, शायद वहां उतरेंगे। अब भी वो उतरे आ जाए, नवाज शरीफ साहब, उनको पूरा राइट है, अगर रास्ता उनको मिलता है तो वो आ जाए। मुकाबला तो देखिए ना सियासी मैदान में करना होगा, और जब सियासी मैदान में मुकाबला होगा तो इंतखाबात होंगे। अच्छा, अब जब इंतखाबात होंगे तो पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ कहाँ खड़े हैं, इमरान खान कहाँ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, JUI कहाँ खड़ी है। एक बात, लेकिन एक बात जहन में रखें, ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है ना, अनफॉर्चुनेटली कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे कभी कोई आपका दुश्मन बन जाता है, कभी कोई आपका दोस्त बन जाता है, कभी किसी के लिए आप रास्ते बंद कर देते हैं, कभी किसी के लिए रास्ते खोल देते हैं। कल का जो हीरो होता है वो आज का जीरो हो जाता है, जो आज का हीरो होता है वो कल का जीरो हो जाता है। इस किस्म की जो सियासत है, इससे हमने निकालना क्या है? मुझे तो समझ नहीं आती कि इससे हमने क्या फायदा हासिल करना है। तो एक जाली किस्म की सियासत करके और हम एक जाली सियासी दरबार से जाके अगर कुछ करना चाहते हैं तो मुझे कोई नहीं लगेगा। बाकी रहेगी, देखिए मरियम नवाज, अब मरियम नवाज कहती है कि वो आएंगी नवाज शरीफ साहब के साथ, बिल्कुल आए, लेकिन यहाँ पर तो अब आपने सारे के सारे इख्तियारात जो है ना, एक किस्म का डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर तो इसहाक डार को बना दिया है, वो वहाँ पे फैसले कर रहा है। लंदन की मुस्लिम लीग तो काफी अरसे से फैसले कर रही है, जो कुछ मुफ्ता इस्माइल के साथ हुआ है वो भी हमें पता है, और बहुत से लोग जो है इस वक्त वो लंदन मुस्लिम लीग में और मॉडल टाउन की मुस्लिम लीग में बटे हुए हैं। लेट्स सी कि इसके अंदर से क्या पॉलिटिक्स निकल के आती है और कैसे चीजों को आगे लेके जाया जाता है। ज़ैगम खान साहब, आप समझते हैं ये चैलेंज होगा? इमरान खान साहब ने जिस तरह का रिएक्शन दिया नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक, कोई टफ टाइम मिलेगा नवाज शरीफ को, PMLN को? देखिए, पहली बात तो मैं सलमान से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है पाकिस्तान में, जो बाहर से पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जाती है कि किसी को गिराया जाता है, किसी को लाया जाता है, तरह तरह की जो यहाँ पे तजर्बात किए जाते हैं, इससे ना पाकिस्तान का फ़ायदा होता है, ना इसकी जमहूरियत का, ना इसकी मईशत का। 2018 के इलेक्शन ज़्यादा दिन नहीं है कि किस तरीके से उनको मैनेज किया गया, क्या कुछ किया गया और किस तरीके से निज़ाम इंसाफ को मैनेज किया गया। अगर इसी तरीके से मैनेजमेंट चलनी है तो फिर तो वाकई जमहूरियत को हम खुदा हाफिजी कहते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट को ख़त्म करना है, जैसे इस वक्त लग रहा है कि मैनेजमेंट को पीछे किया जा रहा है, फौज और इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो रही है, अभी तक तो यही हो रहा है, और इमरान खान इसी पर रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस मैनेजमेंट का उनको फ़ायदा मिल रहा था। वो यही कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होने की अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। वो चाहते हैं कि वो उनकी साइड पर रहें, पॉलिटिकल मैनेजमेंट का उनको फ़ायदा मिलता रहे। यहाँ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ भी मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। अभी तो इमरान खान इसी बात पर ही बौखलाए हुए हैं कि मैनेजमेंट ख़त्म हुई, जो लोग उनके साथियों को, उनके अलाइज को मैनेज कर रहे थे, जो कोलिशन पार्टनर्स को मैनेज कर रहे थे, और इमरान खान कहते हैं कि वोट दिलवाने के लिए भी उनको हाँक के लाया जाता था, उनकी मैनेजमेंट ख़त्म हुई तो उनकी कोलिशन गवर्नमेंट गिर गई। और अब भी अगरचे वो पॉपुलर हैं और बड़ा फेयर कंपटीशन दे सकते हैं, शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन वो बौखलाए हुए क्यों हैं? इसलिए बौखलाए हुए हैं कि वो समझते हैं कि जिस तरह उनके हक में मैनेजमेंट की गई थी, कहीं अब उनके खिलाफ मैनेजमेंट ना की जाए। मेरी राय में इस पे गुफ्तगू होना चाहिए, इमरान खान की तसल्ली करवाई जानी चाहिए कि उनको जमहूरी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, लेकिन इमरान खान को तस्लीम करना चाहिए कि उनके जो मुखालिफ हैं उनका भी हक है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उन्हें गद्दार करार दे के, मुशरिक करार दे के सूलियों पे ना टांगा जाए, सियासी सलीबों पर उनको ना चढ़ाया जाए। जी बिल्कुल दोस्त। जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप समझते हैं ये चैलेंज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल चैलेंज हो भी सकता है, लेकिन अब हमारी कौम और हमारे कौम के अफराद ये तो इस चीज़ से बहुत इसके आदी हो गए हैं देखते देखते। ये मैनेजमेंट कोई आज से तो हो नहीं रही है, ये जो इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग है, ये अयूब खान के ज़माने बीडी सिस्टम में शुरू हो गया था, उसके बाद मुसलसल इस पे बढ़ाव आता रहा, मुसलसल इस पे बढ़ता रहा, और मैनेजमेंट लंदन प्लान तो बहुत सारे लंदन प्लान पहले भी हो चुके हैं और अब भी हो रहा है। वो इसके बहुत सारे मज़मुरात और बहुत सारे अवामिल हैं। जब तक कि हम सियासत को अलहदा रख के और कानून की पासदारी को अलहदा नहीं करेंगे, हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि जब से एहतसाब ब्यूरो से लेकर और आज तक जो भी यहाँ होता रहा है, प्रोसिक्यूशन या जो भी अकाउंटेबिलिटी होती रही है, उसमें सियासी अंसर शामिल कर देते हैं। आप ये बताएं कि किस मुल्क में अगर कानून अपना रास्ता लेता है तो उसके बारे में वहाँ का
चीफ एग्जीक्यूटिव, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उसको सियासी तौर पर जलसों में जाके कहता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और हम जो है बिल्कुल ये सारे, तो वो इस किस्म की चीजें, जब तक ये कल्चर जो हमारा डेवलप हो गया है, इस कल्चर से हमें कोई फूल नहीं मिलेंगे, इस कल्चर में हमें कांटे ज्यादा मिलेंगे और रियासत इसमें सबसे ज्यादा जो सफर करने वाले हैं वो रियासत है। आप अंदाजा करें, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उनकी मैनेजमेंट थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। अभी चीफ हमारे मुल्क का सालार कहता है कि भाई आप जो है खुद को सियासत से हमने अलहदा कर दिया फौज ने और हम दूर ही रहना चाहते हैं और दूर ही रहेगी। उसमें जावेद लतीफ कहते हैं कि भाई अब भी इमरान खान को लाडला बनाया जा रहा है। तो हमारी कौम तो इस वक्त मसे में ही रहती है। और दूसरी तरफ सियासत में जब जिहाद का लफ्ज शुरू हो जाए कि आप जब जुलूस और जलसे लेके निकले तो आप जिहाद करें, और इस मुल्क में रेडिकलाइजेशन जितनी हो चुकी है, पहले अगर किसी ने जिहाद को उस अंदाज में ले लिया तो आप समझेंगे कि उस पे फिर कितने नुकसानात हमारे पास हो सकते हैं। ये तमाम चीजें हमारी रियासत के लिए कोई मुनासिब नहीं है। और एक आखिरी बात मैं करता चलूं कि हमें इस चीज को जान लेना चाहिए, हमें इस चीज को समझ लेना चाहिए और हमें इससे किस हद तक कॉम्प्रोमाइज अवाम को करना चाहिए। इससे कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अवाम के पास कोई रास्ता है इसके बारे में कि जब सियासत को पॉलिटिक्स को इंडस्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। लोग कहते हैं अब फैक्ट्रियां क्यों लगाना है, अब क्या जरूरत की इंडस्ट्री लगाएं, अब सियासत में आ जाते हैं, बड़े पैसे मिल जाएंगे, किकबैक मिलेगी। आप और मैं, हम मुतवस्सित तबके के लोग अगर कहीं इक्का दुक्का सिंबॉलिक तरीके से अगर कोई MNA MPA बन भी जाए तो उसको कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रखेंगे जहाँ की उसकी आपने बिल्कुल सही बात की है। बिल्कुल सही बात जी। कासिम साहब देखें तो अब अभी मैनेजमेंट की बात हो रही है। कभी कभी तरस आता है अपने ऊपर, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों पे, कभी कभी गुस्सा आता है। बोलना भी चाहते हैं, बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो शायद चीज़ नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ चली जाती है। कौमी मुफाद की डेफिनेशन तो कोई है नहीं, बट देन अगेन रियलिटी को तो आप नहीं ना कर सकते। मतलब कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ऐसे ही कुछ हाल सियासतदानों का है। ये आपस में यूनाइटेड नहीं है, इसीलिए ये लोग एक्सप्लॉइटेड है। आज ये हैं, कल वो हैं, परसों वो हैं। अब यही ऑडियो लीक्स देख लें जाके, टेम्पर्ड हो ना हो, रियलिटी हो ना हो, ये सारी बातें कब से चल रही हैं और चलती आ रही हैं। इवेंचुअली मसला ये होता है कि पॉलिटिक्स जो है इट्स नॉट सपोज टू बी दिस डर्टी, ये बहुत गंदी हो चुकी है और वो इतनी गंदी है कि वो ऑब्वियस है। अब देखिए, मैं मानूं, मैं कहूँ मैनेज करो, एज लॉन्ग एज पाकिस्तान जो है वो ग्रो कर रहा हूँ। हम नहीं ग्रो कर रहे। अब बांग्लादेश की एग्जांपल है, 1971 के बाद वो कहाँ से कहाँ निकल गए और हम कहाँ रह गए। उनकी मैनेजमेंट शायद खत्म हो गई। तो नॉट एट ऑल के मेकिंग इट कंट्रोवर्शियल, मुझे कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देनी, जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स कि प्लीज लेट द पॉलिटिशियंस डू देयर जॉब, क्योंकि अगर वो ही नहीं कर रहे, लेकिन पॉलिटिशियन भी अपनी जॉब करना चाहिए। वहीं पे आ रहा था कि लेट देम डू देयर जॉब, लेकिन अगर वो ही नहीं कर रहे तो अवाम को हक हो कि उनको उठा के बाहर फेंके और अवाम डोमिनेट करे। एक्चुअल पावर तो अवाम की होती है ना जमहूरियत के अंदर, हमारी कौन सी पावर। आप यहाँ पे कभी किसी पॉइंट पे एक्सप्लॉइट करते हैं, कभी किसी पॉइंट पे। आप इमरान खान साहब की मैं एग्जाम्पल दूं, आज या पहले जिस तरह वो हलफ ले रहे हैं, ठीक है, ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, पहले ही बहुत ज्यादा है, शुडंट बी हैपनिंग। लेकिन सिर्फ खान साहब नहीं करते, और भी लोग करते हैं। आप मजहब के ऊपर नहीं करेंगे तो आप किसी और चीज के ऊपर करेंगे और इवेंचुअली इसका फायदा एक इदारा है वो उठाता है जो कि नहीं उठाना चाहिए। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल कराची बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक सवाल ये रखेंगे, आखिर पीपल्स पार्टी इल्तवा क्यों चाहती है, राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध गवर्नमेंट ने सैलाब के बायस 3 माह इलेक्शन मौखर करने की दरख्वास्त की थी, ताहम इलेक्शन कमीशन ने इसे मुस्तरद करते हुए 23 अक्टूबर को इंतखाबात करने का ऐलान किया था। लेकिन सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में मदद देने से साफ इनकार किया है, जिस पर सिंध की अपोजिशन जमातों ने सूबाई गवर्नमेंट को धमकी दी है कि अगर इलेक्शन में मजीद ताख़ीर की गई तो सियासी और कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसी से मुतालिक होगा हमारा सवाल। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट का मदद देने से उन्होंने साफ इनकार किया, आप समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा तारीख पर उनका इनेकाद मुमकिन हो सकेगा? मुमकिन प्रेशर तो यही बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत वक्त चाहती है कि ना हो, क्योंकि अगर ये इलेक्शन बल्दियाती निज़ाम अगर सही मानों में अगर ये नाफिज रहे जिस तरह के पहले था, तो उस लिहाज से फिर उनके पास पैसे उन्हें नहीं मिलते हैं। दरअसल जो सारा इनकम जो मैं जिक्र कर रहा था कि पॉलिटिक्स इंडस्ट्री हो गई है, तो जब तक वो सारे सेंट्रलाइज करके अगर अपने पास पावर नहीं रखेंगे, चाहे वो ये हुकूमत हो या किसी और सूबे की, तो उनकी कोशिश यही होती है कि थर्ड टियर जो है पाकिस्तान का, जो इस हमारे मुल्क में थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस, उसको बिल्कुल ही मफलूज कर दें, ताकि वो पैसे जो हैं
उसको जिस तरह चाहे खर्च करें या जिस तरह चाहें। तो ये इलेक्शन होने के चांसेस हैं, प्रेशर बढ़े जाएंगे, लेकिन इन्होंने इदारों से लिखवा दिया है कि उनके पास जरे नहीं। जी ठीक है, ज़ैगम खान। दुआ साहिबा, सूबों ने 70 साल की जिद्दोजहद के बाद डिसेंट्रलाइजेशन ली, मरकज से हुकूक लिए, मरकज से फंड्स लिए, लेकिन अब सूबे इन्हीं फंड्स को, इन्हीं अख्तियारात को नीचे ज़िला की सतह पर देने को तैयार नहीं है। वजह वही है जो डॉक्टर साहब ने बयान की कि वो चाहते हैं कि तमाम अख्तियारात और फंड्स उनके पास रहें और वो अपनी मर्जी से आगे तकसीम करें। उन ज़िलों को दें जो फेवरेट है, उन प्रोजेक्ट्स को दें जो फेवरेट है, लोगों को ना दें, क्योंकि जब लोकल गवर्नमेंट्स मजबूत होंगी तो लोग मुक्तदर होंगे। और सिर्फ सिंध की बात नहीं है, सिंध में तो फिर फ्लड आया हुआ है, 70% सिंध डूबा हुआ है। पंजाब में कौन सा फ्लड आया है? पीटीआई की हुकूमत ने के आते, खैर देखिए कि कब से वहाँ पीटीआई की हुकूमत ने वहाँ तोड़ दी थी लोकल गवर्नमेंट्स, पहले साल में शायद, और उसके बाद अभी तक लोकल गवर्नमेंट्स वहाँ पे बहाल नहीं हुई। जी इस्माइल कासिम साहब। देखें तो अब लोकल जो बॉडीज इलेक्शन होते हैं निचला जो सतह के ऊपर है, उसके अंदर आम आवाम जो है, आम इंसान जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है। जो सूबे हैं बदकिस्मती से, इवन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, दे डोंट वांट दैट, दे डोंट वांट द पावर टू शिफ्ट ओवर देयर, दे डोंट वांट द फंड्स टू गो डाउन देयर, दे डोंट वांट के जो रिसोर्सेज हैं वो वहां तक जाएं। उनको खुद एक्सप्लॉइट करना है, लोगों को अपनी मर्जी की तैनातियां करवानी है, इलेक्शन करवानी है, जवाबात चाहिए, सब कुछ मर्जी के मुताबिक करवाना है। तो इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि शायद हो सकता है 23 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाए। जी सलमान आबिद। देखिए, जो ज़ैगम ने बात की है ना, बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, किसी भी जमात का लोकल गवर्नमेंट का जो मुकदमा है वो अनडेमोक्रेटिक है और वो सेंट्रलाइज्ड बेस्ड गवर्नमेंट चाहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन तो चाहते नहीं है। इसलिए सिंध के इलेक्शन हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन हो जाएंगे ना, तब भी ये सिंध हुकूमत उनको पावर नहीं देगी, पंजाब हुकूमत उनको पावर नहीं देगी, KPK की हुकूमत उनको पावर नहीं देगी, बलोचिस्तान की हुकूमत उनको पावर नहीं देगी। इनको एक रबड़ स्टैम्प के तरीके से इदारे बनाएंगे तो ये निज़ाम नहीं चलेगा। जब तक आप लोकल गवर्नमेंट के हवाले से एक मेजर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, पोलिटिकल पार्टीज़, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, उस वक्त तक लोकल गवर्नमेंट का पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो इसी तरीके से पपेट के तौर पर अपना रोल प्ले करती रहेगी। बात दोस्त है, मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब तक लोकल गवर्नमेंट के हवाले से नहीं की जाएंगी उस वक्त तक इसका कोई फ्यूचर नहीं है। आप तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।